बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को, ठीक है। जितनी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखी हैं सारी अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फटाफट फटाफट जो जो क्वेश्चन आपके आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, वो सब चीजें मैं आपका अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए। ये कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। यूनियन लगाना है, बताओ। एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई का मतलब एक्स और वाई के एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखना है, ठीक है। तो लिख दो फटाफट, क्या होगा बताओ, क्या आएगा बताओ बच्चों। अब आप बोलेंगे सर 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, एक्स यूनियन वाई हो गया। क्लियर है। अब आपसे बोला जा रहा है आप बताइए ए और बी का भी यूनियन बताइए, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, ए और बी के अंदर यूनियन अप्रोच करने वाले हैं, ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो सारे एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखो, ठीक है। ए ऑलरेडी आ रखा था, ठीक है, यहाँ भी है, ई भी आएगा, ठीक है, आई भी आएगा, ठीक है, ओ भी आएगा और यू भी आएगा और बी भी आएगा और सी भी आएगा। क्लियर है। तो सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख दिए जाएंगे। तो ये कौन से एलिमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। जो आपके कॉमन है उनको एक ही बार कंसिडर करेंगे। अगर आप 2 बार लिख भी दोगे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए लगेगा क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी कहती है कि सेट में एक एलिमेंट्स को आप 2 बार लिखें तो हम कंसिडर सिर्फ एक ही बार करेंगे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली देखें तो वो सही है, लेकिन आपको लिखना सिर्फ एक ही बार है। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ए सेट क्या कर रहा है, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। वेरी गुड। बी सेट कह रहा है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। अब समझने का प्रयास करना बच्चों। ए सेट आपका है ना, अगर मैं देखूं तो कोई फाइनाइट सेट नहीं है, ये आपका इनफाइनाइट सेट बनेगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके अंदर है ना एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं 3 के मल्टीपल्स, और वो भी नेचुरल। तो मतलब 0 शामिल नहीं होगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ऐसे करके पता नहीं कहाँ तक, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब अगली पल मैंने बात करी बी, ई भी है ना उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर, ठीक है। अब 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे बताओ। 6 से छोटे, 6 को शामिल करना है क्या, नहीं करना, से छोटे चाहिए तो 1 चलेगा, 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर है। अब इनके बीच में क्या पूछा जा रहा है बताओ, यूनियन। इनके बीच में क्या पूछा जा रहा है, यूनियन या इंटरसेक्शन, यूनियन पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा इसके अंदर, अगर आपसे यूनियन पूछा है तो क्या आ जाएगा बताओ इस जगह से। तो आप बोलेंगे यहां से, भाई आपने तो करना क्या, ये मल्टीपल ऑफ 3 थे और वो क्या चीज थे बताओ, तो वो 6 से छोटे नंबर। अब यूनियन देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, एंड देन उसके बाद 6, 9, 12, 15, आगे तक के टेस्ट करके लिखे जाएंगे, ठीक है। अब है ना सोचने का विषय क्या है, सोचने का विषय इस जगह से ये है बच्चों कि देखो आप इसको आप रोस्टर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसको किस फॉर्मेट में लिख लिया है, आपने इसको लिख तो लिया है, कौन से फॉर्मेट के अंदर आपने लिख लिया है इसको, अपने रोस्टर फॉर्मेट में लिख लिया है। सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे इसको, मुझे आपके सामने क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबको। तो चलिए अब इसको मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इश्यू है तो वो हटा दूं, ठीक है। चलो तो मैं बोलूंगा ए यूनियन बी इज अ सेट वेयर एक्स इज एलिमेंट सच दैट एक्स बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और ठीक है, x is multiple of p, और फिर लिख देना x belongs to n। क्लियर है। तो आप इस तरीके से चीजों को लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो यहां से आप इस सेट को आप इन दोनों का जो यूनियन ऑपरेशन है उसको आप सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया होगा आपको। चलिए अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक सेट है x इज नेचुरल नंबर एंड
x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो इस सेट को क्या कर लीजिए फटाफट, ए सेट को बच्चों लिखना शुरू करते हैं रोस्टर फॉर्मेट के अंदर। एक से ज्यादा, 6 से कम 6 को शामिल करते हुए तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। ए सेट आपके सामने लिख दिया मैंने। बी सेट, बी इज एक्स इज नेचुरल नंबर और x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो आपके सामने है ना बी सेट क्या नजर आ रहा है बताओ, 6 से बड़ा, 6 शामिल नहीं है तो इसका मतलब 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 को शामिल नहीं करना, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट बी इज 7,8,9, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है ए यूनियन बी किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख कैसे सकते हैं, आप लिखेंगे ए यूनियन बी इज अ सेट वेयर x इज एलिमेंट सच दैट, सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। अब इक्वल टू लगाएंगे तो 9 लिखना और लेस देन अगर लिखते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ 10 के साथ कम कर जाएंगे और x बिलोंग्स टू क्या कर देना, नेचुरल नंबर, ठीक है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये भी इसका एक फॉर्मेट हो जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। ये आपको कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब बारी है इस जगह से क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th नंबर क्वेश्चन, ए सेट दे दिया 1, 2, 3, क्या दे दिया 5, इन दोनों के बीच में यूनियन करेंगे तो बताओ 1, 2, 3, 5 नहीं आएगा, 5 तो मतलब खाली सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर, दैट इज योर आंसर। यहाँ तक कि पहले 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट पुराना वाला दिमाग में रखना है एंड देन फटाफट फटाफट क्वेश्चन को क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। क्लियर है, चलो एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से दे सकता हूँ बच्चों, अगर जो लोग है ना यूनियन और इंटरसेक्शन में अभी तक है ना थोड़े से कच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा बच्चों, जिससे नेक्स्ट पेज पे आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। आप यहाँ से ना एक चीज और समझ सकते हैं, ये यूनियन जो होता है इसका मतलब आप समझ सकते हैं और के साथ, और इंटरसेक्शन का मतलब समझ सकते हैं किसके साथ, एंड के साथ। ये आपको आगे चल के वैसे पता चल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतने से काम चला ले। आ जाओ, ए दे दिया है ए कॉमा बी, बी दे दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, ए इज सबसेट ऑफ बी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, और अगर है तो बताओ ए यूनियन बी क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो फटाफट देखो, ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा बी, बी दे दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए सबसेट है बी का, कैसे लिखेंगे, ए सबसेट है बी का, ऑल एलिमेंट्स of set A is also the elements of set B. That's why we can say that A is subset of B. A B का क्या है, सबसेट है, तो A B का सबसेट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने रिप्रेजेंट कर देना है, A सबसेट ऑफ B, ठीक है। आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। फिर आपसे पूछा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो फटाफट आप क्या करिए नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दो, ठीक है। तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर से ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ किसको लिख दें, सी को, तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है बच्चों, डायग्राम्स बनाने की जगह कोई आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल जाइए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, if A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? बच्चों ये वैसे तो मैंने आपको प्रॉपर्टी समझा दी थी पहले ही कि अगर A B का क्या है, अगर सबसेट है तो बताओ A यूनियन B किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसको ना डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इसको नॉर्मल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने मान लिया A एलिमेंट्स मान लिया 1, 2, B आपको कैसे मानना है, B ऐसे मानना है इसमें A सबसेट हो जाएगा इसका B का, B का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, मतलब B बड़ा सेट होगा जिसमें 1, 2 तो आएंगे ही आएंगे, 1, 2, 3 भी मैंने इस जगह डाल दिया। क्लियर है, चलो अब इस जगह से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मैंने बोला भैया देखो A यूनियन B निकाल के दिखाओ, तो A यूनियन B क्या होगा बताओ,
सबको इकट्ठा करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आ जाएगा। तो ऑब्जर्व करिए ए यूनियन बी किसके बराबर आया। तो आपको पता चला भाई ए यूनियन बी जब मैंने देखा तो ये टेक्निकली किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, यहाँ से आप है ना तीनों चारों बातों को आप क्या करना चाहेंगे, कंक्लूजन बनाना स्टार्ट करेंगे। आप बोलेंगे इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मतलब जो आपका बड़ा सेट है सुपर सेट वही आ जाता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन में क्या आता है, आपका जो सबसेट होता है वही आता है। क्लियर है बच्चों? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 1, 2, 3, 4, बी दे रखा है 3, 4, 5, 6, सी दे रखा है 5, 6, 7, 8 और डी इस तरह के एलिमेंट्स दे दिए। ठीक है, ए यूनियन बी पूछ रहा है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बताओ, सबको इकट्ठा कर लो भाई। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? जितना स्पेस है उसको यूटिलाइज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ए यूनियन सी क्या होगा। ए और सी के एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ये थोड़ा स्पेस मेरे पास नहीं है तो उसको मैं सेकंड वाले को यहाँ लिख देता हूँ। इसको देखो 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, ये सारे ही आ रहे हैं। ठीक है, इसको कहूंगा मैं ए यूनियन सी। क्लियर? अगला बी यूनियन सी क्या कर रहा है बताओ, बी यूनियन सी क्या है बताओ, यूनियन है, इकट्ठा करके लिखना है बी और सी को। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से आप बी के एलिमेंट्स 3, 4, 5, 6, सी में भी 5, 6 है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, 7, 8। क्लियर है? अब अगला फोर्थ करें, बी और डी का यूनियन। ठीक है, बी और डी को एक साथ लिखे तो बताओ बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बताओ, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। डी के अंदर इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब सेपरेट है, तो सबको वापस से लिखना पड़ेगा 7, 8, 9, 10। क्लियर है? ये किसको शो करेगा, बी यूनियन डी को शो करेगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होंगी, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मुझे फिफ्थ अगर बताना है बच्चों तो मुझे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, इनको हटा देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, आप इनसे ऊपर की बातें करेंगे। आप इनिशियल स्टेज में हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लगे। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन, तो अब इसको आप समझना चाहें ए यूनियन बी यूनियन सी को, तो बताओ ए बी और सी सबको इकट्ठा करके लिखना है, तो लिखो सबको इकट्ठा करके बताओ, ए 1, 2, 3, 4, बी का क्या आ जाएगा बताओ, 3, 4 से शुरू है तो वो ऑलरेडी आ चुका है, 5, क्या आ जाएगा 6, सी 5, 6 ऑलरेडी है इसमें, 7, 8। ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, आपके ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर है बच्चों? इस पूरे को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि बी को। समझ पा रहे हो इस चीज? अगला वाला ए यूनियन बी यूनियन डी, ए के बी के डी के सबको इकट्ठा करना है और ओनली 1 टाइम्स क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं एक बार कंसिडर करना है। तो बताओ क्या आ जाएगा 6 का आंसर, ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, बी के एलिमेंट्स कॉमन कौन कौन से थे, 3 और 4 जो मैंने कंसिडर कर लिए हैं, 5, 6, उसके बाद डी के 7, 8, 9, 10। क्लियर? ये मेरा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन। अभी कह रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो फटाफट आ जाओ बी यूनियन डी यूनियन डी को कैसे, 3, 4, 5, 6 बी के एलिमेंट्स लिख लिए। फिर सी के लिखना चाहो तो 5, 6 ऑलरेडी आ चुका है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 7, 8 आ जाएगा। उसके बाद 7, 8 उधर भी आ चुका है तो 9, 10 आ जाएगा। क्लियर? तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। मेरे हिसाब से ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा स्पीड के साथ जा रहे हैं, रीजन है क्योंकि है ना क्यों फालतू में समय ज्यादा लिया जाए जब चीजें बहुत आसान है। ठीक है, आपके लिए कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा सबको, एवरीवन? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ये कहना चाह रहा है जो आपने पहला क्वेश्चन देखा था ना, उसके अंदर सभी के अंदर कौन सा ऑपरेशन लगाइए, इंटरसेक्शन लगाइए, क्या आएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ रीच कर रहे हैं बच्चों, उसको लिखने के लिए टाइम खराब नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या क्या, चलो चलो। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा क्वेश्चन है कि भैया अब इनमें यूनियन नहीं लगाना है, इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है।
ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th। ठीक, चलो x इंटरसेक्शन y कर, बताओ दोनों में क्या कॉमन है, बताओ दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 1,3,5 1,2,3, तो कॉमन कौन नजर आया, 1 नजर आया और 3 नजर आया। क्लियर है। अच्छा दूसरा, a और b के अंदर इंटरसेक्शन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, तो बताओ फटाफट। आपने देखा a और b के अंदर कौन कॉमन है, a स्मॉल a, बिल्कुल सही है। इन्हीं को पूछ लो, बताओ बी वाले एलिमेंट्स पूछ लो वो हैं क्या इसके अंदर। ठीक है, तो आपने देखा बी वाले एलिमेंट्स में सिर्फ ए ही था, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, क्लियर है, यस और नो। ठीक है, अब इसको मैंने बताया ही था, अब थर्ड को देखिए इस जगह से, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपके सामने नजर आ रहा है 3, 6, 9, 12। मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ तो टाइम खराब नहीं करूंगा। बी आपके पास दे ही रखा है, क्या है बताओ, बी बच्चों दे रखा है आपको, दैट इज 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर, तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ ए और बी का क्या बताओ, इंटरसेक्शन बताओ, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ क्या रहा है बताओ, बी आ रहा है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, तो ओनली क्या आ रहा है बताओ, 3 आ रहा है। तब आप क्या बोलेंगे, दैट इज ओनली एलिमेंट इज 3। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में। चलिए अब बात कर रहे हैं फोर्थ को, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, जब आप फोर्थ को देखते हैं तो आपको पता चलता है एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, तो क्या बोलेंगे बताओ इसको, ये आपके पास है 2, 3, 4, 5, 6, बी क्या दे रखा है आपके पास 6 से आगे 7, 8, 9, 9 तक ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या पूछा जा रहा है, क्या है कॉमन, तो जब आपने देखा कॉमन इन दोनों के बीच में, तो वही कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग, तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं है, खाली एम्प्टी सेट, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है किससे, 5 से। क्लियर है। आखिरी ए 1,2,3 बी दे रखा 5, दोनों के बीच में क्या कॉमन है, तो कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं है कॉमन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज 5। क्लियर, यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर ये 5th था हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ फर्स्ट के अंदर जो यूनियन किया था उसी का क्या कर दिया जाए, इंटरसेक्शन कर दिया जाए तो क्या आएगा। क्लियर है, ये बात आपके समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये 5th हो गया था हमारा, 6th क्वेश्चन, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। 6 ए 3, 5, 7, 9, 11, बी दे दिया 7, 9, 11, 13, सी दे दिया कुछ इस तरीके से, डी दे दिया उस तरीके से, तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के बीच कॉमन क्या है बताओ, कॉमन कौन कौन है ए और बी के अंदर, तो आपने देखा भैया कॉमन नजर आ रहा है मुझे 7 इसके अंदर, 7 इसके अंदर, 9 इसके अंदर, 9 इसके अंदर, 11 इसके अंदर, 11 इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या आंसर करेंगे बताओ, आप लिखेंगे इस जगह से 7, 9, 11। क्लियर है, फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, यस और नो। अब बात करता हूँ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, बी और सी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो बताओ बी और सी के अंदर 11 है और 13 है, तो आप क्या आंसर करेंगे 11, 13। क्लियर है, सेकंड आपके समझ में आ गया होगा, यस और नो। तीसरा, तीसरा क्या है बताओ, इसको प्रयास करते थर्ड को, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, इन तीनों सेट्स के अंदर कॉमन कौन है, तो आपने देखा ए इंटरसेक्शन सी अगर आप देखेंगे तो फिर उसको डी के साथ आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं, अगर वो है तो फिर है, नहीं तो अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इधर से कॉमन आ रहा था 7, 9, 11, इधर से कॉमन कौन आ रहा था 11, 13, 15, तो देखो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन था अगर तीनों में एक साथ देखें तो ये 11, ये 11, ये 11, इसके अलावा और कोई कॉमन है ही नहीं तीनों में, तो इसका माफ करिए बी के साथ नहीं देखना है, चेक किसके साथ करना है बच्चों, ये चेक करना है, इसको हटा देता हूँ फर्स्ट और सेकंड को, आपको चेक करना है किसके साथ, आपको ए का, सी का और डी का चेक करना है, तो बताओ ए ये रहा, सी कौन सा है, ये दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है 11 कॉमन दिखाई है, और अब डी के साथ कॉमन देखना है तो डी के साथ कॉमन नथिंग, कुछ है ही नहीं कॉमन, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी
एम्प्टी सेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव आल्सो। क्लियर है? किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? फाइव के थ्रू। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी की तरफ जाए तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा बताओ? ए और सी के बीच में कॉमन कौन है बताओ? ए और सी के बीच में कॉमन, ए और सी के बीच में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 11। आप ऑब्जर्व करिए चीजों को। ठीक है, बी और डी के बीच में कॉमन, तो आपके सामने बी दे रखा 7 9 11 13, डी दे रखा 15 और 17, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग। नथिंग है तो इसका मतलब एम्प्टी सेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय 5। क्लियर है? अब कह रहा है आप क्या करिए, ए का इंटरसेक्शन चेक करिए बी यूनियन सी के साथ। तो ए ऑलरेडी आपको गिवन है, उसमें कोई नई बात नहीं है। क्या दे रखा है बताओ? 3, 5, 7, 9, 11। अब मैंने पूछा बताओ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या बताओ बच्चों? बी और सी का यूनियन, दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाए तो क्या आएगा? जब आप बोलेंगे सर 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और फिर 15 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कॉमन, इन दोनों के बीच में कॉमन, तो बताओ दोनों के बीच में कॉमन कौन आ रहा है बताओ? तो आपने देखा कॉमन क्या आ रहा है, देखो 7 9 11, 7 9 11। क्लियर है? यस हो ना? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ इस वाले केस के अंदर? भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 7, 9, 11। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट कर देगा। अगला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन, और उसका फिर किसके साथ इंटरसेक्शन देखना है आपको? डी के ए के साथ देखना है। फटाफट है ना, बी यूनियन डी निकालो फटाफट। तो आ देता हूँ 7 9 15 है ना, 7 9 11। अब आप निकाल लीजिए बी यूनियन डी को, बी और डी का यूनियन। तो बी है 7 9 11 3, बिल्कुल सही है, इसको तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। 7 9 11 और 13, उसके साथ फिर 15 और 17 को मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बी यूनियन डी कितना आ जाएगा बताओ? ये आ चुका है, और दोनों के बीच में क्या पूछा है ये मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको। कौन सा क्वेश्चन? 8th बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? दोनों में कौन कॉमन है बताओ? दोनों में कौन कॉमन आ रहा है बताओ? 7 आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, और इधर से कौन आ रहा है बताओ? 11 11। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बताओ? 7, 9, 11। क्लियर है? ये कौन से का आंसर हो गया? आपके 8th का आंसर हो गया। ठीक है, 6 हम लोगों ने कर लिया था, 7th नहीं किया था। थोड़ा सा आप 7th को भी देख लीजिए, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 7th वाला मैं बता रहा हूँ इधर ही। ठीक है, 7th वाला देख लीजिए। ए का डी के साथ कॉमन क्या है बताओ? ए और डी कुछ भी नहीं है, इसको मैं बोलूंगा 5। ठीक है, 8th मैंने बता दिया। 9th की तरफ आ जाते हैं। ए और बी का कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है बताओ? सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों ए और बी के कॉमन। ए और बी के अंदर कॉमन कौन कौन से बताओ जो आपको नजर आ रहे हैं? 7 9 और 11। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है? अब बी यूनियन सी, तो फटाफट बी यूनियन सी, बी और सी के कंबाइंड बताओ। तो 7 9 11 13 15। ठीक है, अब इनका आपस में क्या देखना है? कॉमन। तो कॉमन क्या नजर आ रहा है बताओ? 7 9 11 ही तो आ रहा है। तो योर आंसर इज 7 9 और 11। क्लियर? अब ए ये हमारा 9th हो चुका है। 9th मैंने बता दिया है बच्चों, देख लीजिए एक बार। थोड़ा स्पीड के साथ जा रहे हैं जिससे कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ हम लोग रीच कर पाए। ठीक है, जिससे हम थोड़ा सा टाइम भी बचा पाए। ठीक है, आगे 9th हो गया है, 10th की तरफ आते हैं। ए यूनियन डी, ए और डी का यूनियन, ए और डी का यूनियन। तो ए यूनियन डी फटाफट लिखें। तो 3 5 7 9 11 15 और 17। ठीक है, उसका फिर कॉमन देखना है बी यूनियन सी के साथ। तो फटाफट बी यूनियन सी और कर लें फटाफट। बी यूनियन सी कितना हो जाएगा बताओ? 7 9 11 13, और मेरे पास बी यूनियन सी था ना,
तो 3 कितना हो जाएगा बताओ? 11 13 हो गया। अब दोनों के बीच में क्या करना है? इंटरसेक्शन है, तो बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ? कॉमन देख पा रहे हैं जो दोनों में है तो वो 7 9 11 15। वेरी गुड, तो आएगा 7 9 11 7 9 11 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज 15, दैट इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने आपके सामने बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 6 के 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने बताए हैं, ठीक है। आप आराम से इनको देखिए एक बार, वन मोर टाइम्स, ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को समझ। 7 क्या ये करा है, ए एक साइड दे रखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब एक्स नेचुरल नंबर है तो आप समझ जाइए स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर 1 2 3 4 एंड सो। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर है तो नेचुरली, ठीक है। सी इज एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, डी इज एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं आपके सामने पहले तो ए बी सी लिख देता हूँ, okay? 1 2 3 4 5 समझ रहा, ठीक है। बी 2 4 6 8 डेट 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 1 3 5 7 डैश डैश डैश। ई क्या है? एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो 2 नहीं होता, 2 होगा, उसके बाद 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और नेक्स्ट वन इज 7 आ जाएगा, एंड वन। कोई पैटर्न नहीं है, कॉन्सेप्ट पर रन करता है ये, पैटर्न पे नहीं है आपके, किस पे रन करेगा? कॉन्सेप्ट पे रन करेगा। आ जाओ, ए और बी का कॉमन, दोनों में कॉमन कौन है बताओ, खुद बताओ दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर गौर से देखें तो ए आपका बड़ा सेट है, बी आपका छोटा सेट है, ठीक है। और अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ तो छोटा सेट ही आता है, तो दोनों में कॉमन क्या जाएगा? 2 4 6 8 डैश डैश दैट कैन बी रिटन एज, क्लियर है। अगर मैंने इसको उस तरीके से लिखा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन कौन है बताओ? ए और सी में कॉमन कौन है? ए और सी में भी सी ही कॉमन है। आप चाहे तो पहले लिखेंगे 1 3 5 7 डैश 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 डैश, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ए और डी में कौन कॉमन है? स्टिल आपका डी ही कॉमन आएगा। 2 3 5 7 डैश डैश डैश, दैट इज रिटन एज ऑल्सो डी, ठीक है। बी और सी के बीच में कॉमन कौन आ रहा है? बी और सी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज कॉल्ड 5। बी और डी के बीच में कॉमन क्या आ रहा है? बी और डी के बीच में ओनली 2 आएगा, जिसे अपन कहते हैं कि ओनली नेचुरल प्राइम नंबर, और नेचुरल प्राइम नंबर नहीं, ओनली इवन नेचुरल प्राइम नंबर, ठीक है। जो इवन भी है और नेचुरल भी है, प्राइम नंबर है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। सी और डी के बीच में कॉमन क्या आएगा? सी और डी कॉमन आपको जो नजर आएगा बच्चों, ये बड़ा अच्छा है, इसको आप है ना कैसे लिखेंगे, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी और डी के बीच में जो कॉमन पोर्शन आएगा उसको लिखा कैसे जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखने को तो पता है क्या बोलेंगे, ठीक है, 3 5 अब 7 नहीं होगा, आगे भी होगा, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखेंगे कैसे? भाई आपने यहाँ पे सी और डी तो मैंने माना है, ठीक है, आप उसको आगे बढ़ा देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। सी और डी के बीच में आप बोलेंगे ऑल द प्राइम नंबर, और किसको छोड़ करके? किसको छोड़ करके मतलब अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 2, ठीक है, ये आपको कहने के दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग से उस हिसाब से आंसर करना है, बाकी का मेरे हिसाब से कहीं आपको जोर नहीं आएगा। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट, ठीक है। हमने सेट के बारे में पढ़ा बहुत कुछ, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों कॉन्सेप्ट समझो, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, तो साइड में बता देता हूँ, और उसके बाद आपको है ना कहीं को दिक्कत है। डिसजॉइंट
सेट। दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहला सकते हैं अगर हम क्या करें, दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन लें और कुछ भी कॉमन ना आए, एम्प्टी खाली, तब उस सेट को मैं कौन सा सेट कह सकता हूं, डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी एक दूसरे के कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, समझते हैं फर्स्ट कंडीशन को। 1, 2, 3, 4 ये पहला सेट दे दिया फर्स्ट वाले के अंदर। देखिए इसको, फर्स्ट वाले के अंदर मान लीजिए पहला सेट ए ऑलरेडी दे रखा आपको 1, 2, 3, 4। समझिए दूसरा सेट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड देन नॉन डेसिमल्स वैल्यू होंगी। ठीक है, डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर्स वैल्यू होंगी। और कहां से कहां लाया कर रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो बी सेट क्या हो गया, 4 और 4 से बड़ा। ठीक है, तो 4 शामिल किया गया है, 5 भी शामिल है, 6 भी शामिल है और आगे शामिल नहीं है। अब ए सेट आपके पास है, बी सेट आपके पास है। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या आप दोनों के बीच में कॉमन देखे इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाएं, तो इंटरसेक्शन लगाते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 4 एक एलिमेंट है जो कॉमन आ गया। ठीक है, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, कौन कौन से डिसजॉइंट है, तो वो आप मुझे बता दो। तो इसका मतलब जो नहीं है उनकी आपने लिख दिए नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहला डिसजॉइंट नहीं है। अब दूसरे वाले केस को देख लेते हैं। सेकंड, मान लीजिए ए सेट दे दिया आपके सामने, वॉवेल्स ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। क्लियर। दूसरा सेट बी दे दिया है, whose element are small c, small d, small e, small f। खुद एनालिसिस करिए, a इंटरसेक्शन b अप्लाई करिए, क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b लगाएंगे तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में। इधर से e कॉमन आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि a और b में कॉमन क्या आ रहा है, e। मतलब ये फाई नहीं है एक्चुअली, इसका मतलब a एंड b आर नॉट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड केस। थर्ड केस को देख लेते हैं, क्या इसके अंदर जो दोनों सेट्स हैं उनके बीच में कुछ कॉमन आता है कि नहीं आता। थर्ड, x इज एन इवन इंटीजर्स एंड x इज एन ऑड इंटीजर्स। ठीक है, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। अब इसको अगर समझना चाहें थर्ड वाले कंडीशन को, तो इवन इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, पहली बात तो इंटीजर्स होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2n, समझ पाते हो। ठीक है, अब आप एक चीज एनालिसिस करिए, अगर मैंने फॉर एग्जांपल डैश करके लिखा -4 -2, ठीक है, समझ पा रहे हो इस तरीके से इवन इंटीजर्स। ठीक है, 0 भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा, 4 भी शामिल होगा प्लस का डैश डैश डैश। और दूसरा मैंने क्या बोल दिया, b, दैट इज -5 -3 -1 +1 3 5 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन होगा क्या, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है, इसका मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब इनके अंदर कोई जॉइंट्स नहीं है, कोई कॉमन टर्म्स नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डिसजॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको समझ में आया होगा सबको, एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के ऊपर है। ठीक है, जैसे नॉर्मली टर्म्स को घटाते हैं वैसे सेट्स को भी घटाते हैं। अगर मैंने a माइनस बी सेट किया तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है a के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है। अगर मैंने बोला b माइनस a, इसका मतलब b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। सिंपल, वापस कह रहा हूं, इस जगह आपसे बोला है a माइनस बी, तो a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। a दे रखा है 3 6 9 12 15 18, तो a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो a के कौन से एलिमेंट जो b में नहीं है। तो आप बोले सर 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा, 6 नहीं है तो 6 आ जाएगा, 9 नहीं है तो 9 आ जाएगा, 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है, 15, देन उसके बाद कौन सा आ जाएगा 18, देन 21। क्लियर है। तो यहां से a माइनस बी का मतलब होता है बच्चों a के वो एलिमेंट जो b में
नहीं है, उसे मैं क्या कहूंगा, a माइनस बी। या कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ a माइनस बी का मतलब a के अंदर से b वाले एलिमेंट्स क्या कर दो, डिडक्ट कर दो, जो बचेगा वो सब क्या है, a माइनस बी है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि देखो इस a में कौन कौन से b वाले एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता चला कि देखो यहाँ से 12 को कट कर दो, 16 नहीं है, 20 नहीं है, मतलब यही है। इसका मतलब 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये अपना क्या है, a माइनस बी है। क्लियर? चलिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, a माइनस सी। ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बताओ ए में से सी के एलिमेंट्स को डिडक्ट कर दो। ए तो ये पूरा है, सी के एलिमेंट्स कौन कौन से, 2, 4, 6 कट करो, ठीक है। 8, 10, 12 कट कर दो, 14, 16 बस। तो इसका मतलब ये माइनस सी के कौन कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं ए माइनस डी। ए के वो एलिमेंट जो डी में नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। तो बताओ डी वाले एलिमेंट्स ए के अंदर से क्या कर दो, डिडक्ट कर दो। डी वाले एलिमेंट्स इसके अंदर से, ए के अंदर से, तो 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ डिडक्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए माइनस डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3, 6, 9, 12, 18, 21। क्लियर है? ओके, बी माइनस ए का मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो सिंपल सा केस है। इस बार बी में से किसको एलिमिनेट करना है, ए को। तो बताओ ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इस जगह से 12 हट जाएगा, ठीक है। और आगे कोई टर्म्स इसमें था ही नहीं जो कॉमन होगा, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 4, 8, 16, 20। क्लियर है? अब सी माइनस ए का मतलब सी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब सी में से ए वाले एलिमेंट्स का कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो बताओ ए वाला कौन सा है, 6 हटाओ पहले तो। 8 है क्या उसमें, नहीं है, चलो चल जाएगा। 10 चल जाएगा, 12 हटाना पड़ेगा, ठीक है। 14 कॉमन में कॉमन नहीं है, ठीक है। 16 भी दोनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या चल जाएगा, बताओ आपका आंसर क्या जाएगा, सी माइनस ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 2, 4, 8, 10, 14, 16। क्लियर है? आगे डी माइनस ए मतलब डी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बताओ डी में से किसको हटा दो, ए को हटा दो। तो डी में से ए को हटा दो, ए के एलिमेंट्स हटा दो। ए का एलिमेंट्स 5 उसमें भी नहीं है, ठीक है। 10 उसमें भी नहीं है, 15 इसमें है, हटा दो, ठीक है। 20 उसमें भी नहीं है। इसका मतलब डी माइनस ए रिप्रेजेंट करेगा किसको, 5, 10, 20। क्लियर है? मेरे हिसाब से ये पहले 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा रहे हो बच्चा, बड़ा सिंपल है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, अगर ए माइनस बी कर रहे हो तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, मतलब ए में से बी वाले सारे एलिमेंट्स क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अच्छा, आगे चल के जो क्वेश्चन है बी माइनस सी। अब बी माइनस सी अगर आपको निकालना है तो पहले बी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बी है आपके पास 4, 8, 12, 16, 20। अब ये कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इनिशियल क्वेश्चन की नीड पड़ेगी बच्चों। तो इनिशियल क्वेश्चन के अंदर ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, जिससे आपको और मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आते हैं इनिशियल क्वेश्चन के अंदर ही मैं डाल देता हूँ। अगला क्वेश्चन है बी माइनस सी, बी माइनस डी, ठीक है। तो आ जाते हैं इस जगह से ही, इस कोर को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है बच्चों आपका, बी माइनस सी, ठीक है। 7th क्वेश्चन है बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो फटाफट बी के एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो सी में क्या क्या है बताओ। 4 है, 4 हटाओ। 8 है, 8 हटाओ। 12 है, 12 हटाओ। 16 है, 16 हटाओ, ठीक है। तो बी माइनस सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बी माइनस सी रिप्रेजेंट करेगा ओनली एंड ओनली, क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 20 बचेगा। क्लियर है? नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन बी माइनस डी। बी माइनस डी का मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो डी में नहीं है, हटाओ भाई। बी के एलिमेंट्स जो डी में नहीं है, तो डी वाले सारे हटा दो। डी में कौन है बताओ, 10, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, 10 देखें, 15 भी नहीं हटेगा, 20 हट जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 4, 8, 12, 16। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 8th के बाद आपके पास आता है 9th, दैट इज सी माइनस बी।
9th है बच्चों आपके पास C माइनस बी। सी के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो सी के कौन कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सी में से पहले बी वाले जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे हटा दो। 4 हटा दो, 8 हटा दो, 12 हटा दो, नेक्स्ट 16 भी हटा दो, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब बच कौन कौन से गए, 2, 6, 10, 14। क्लियर, दैट विल बी योर आंसर, सी माइनस बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या करें, 10th है डी माइनस बी, सी माइनस डी, डी माइनस बी और सी माइनस डी। तो डी माइनस बी, पहले इसको देख लेते हैं, डी के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बताओ डी में से किसको एलिमिनेट करना है, बी को एलिमिनेट करना है। तो ये हटा देता हूं बच्चों में, ठीक है। डी के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो बी वाले एलिमेंट्स कौन सा कॉमन है इसमें, डी माइनस बी। 20 में से 20 जाएगा और इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब आंसर आ जाएगा दैट इज 5, 10, 15। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा हो गया डी माइनस बी, उसके बाद है बच्चों सी माइनस डी और डी माइनस सी, सी माइनस डी और अगला है डी माइनस सी। और सिंपल है, सी के वो एलिमेंट्स जो डी में नहीं है, तो सी में से किसको हटाना है, डी को हटाना है। तो सी में डी का 5, 10 हट जाएगा, 15 और 20 तो कुछ कॉमन था ही नहीं, 15 और 20। इसका मतलब क्या आ जाएगा, सी माइनस डी 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। अच्छा, डी माइनस सी क्या हो जाएगा बताओ, जस्ट उल्टा कर दो, डी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो सी में था कौन कॉमन, डी, इसका मतलब 10, इसका मतलब कौन आ जाएगा 5, 15, क्लियर है। मतलब जो कॉमन वाले टर्म्स होते हैं ना बच्चों, उनको हटाना पड़ता है, यही होता है, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं। अगर आपको और कॉन्सेप्चुअली समझना है तो मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों, बी सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे डी इंटरसेक्शन सी, तो ये बात आपको शायद मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, क्लियर है। ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, क्लियर। तो चलिए, मेरे हिसाब से सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आप सबको समझ में आया है, डिटेल समझ में आ गया, कहीं कुछ और नहीं आएगा आपको। चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10th क्या करें, एक्स आपके पास एक सेट दे दिया है, whose एलिमेंट्स आर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। वाई दूसरा दे दिया एफ, बी, डी, जी। आपसे पूछा एक्स माइनस वाई, एक्स के वो एलिमेंट्स जो वाई में नहीं है, ठीक है। तो एक्स में से वाई वाले एलिमेंट्स हटा दो, तो वाई वाले एलिमेंट्स कौन है, बी, एलिमिनेट करो, डी, डी एलिमिनेट करो, एफ और जी इसमें है ही नहीं, इसका मतलब एक्स माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा, ए, सी। क्लियर, वाई माइनस एक्स जस्ट उल्टा अप्रोच होगा, वाई माइनस एक्स समझो, वाई के एलिमेंट्स में से एक्स मतलब वाई के वो एलिमेंट जो एक्स में नहीं है, इसका मतलब है एक तरीके से ओनली वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो फटाफट एक्स हटा दो, एक्स कौन कौन है बताओ, डी हटा दो, ठीक है, और डी हटा दो, तो क्या आ जाएगा एफ, डी। आगे नेक्स्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई में कॉमन कौन है बताओ, एक्स और वाई में कॉमन टर्म्स थे जो मैंने हटाए थे, बी, डी। क्लियर है ना। चलो, ये बात मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आई होगी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 11th। ये कह रहा है इफ R is the set of real number and Q is the set of rational number, then what is R minus Q? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत प्रैक्टिकली समझना। R इसने बोल दिया है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और Q क्या दे दिया है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर मैं R माइनस क्या करता हूं, Q करता हूं। बच्चों जिस दिन मैंने आपको सेट पढ़ाना शुरू किया होगा तो मैंने बताया होगा कि देखो रियल नंबर बच्चों दो पार्ट्स में टूटते हैं। पहला पार्ट होता है आपका रेशनल, दूसरा कौन सा आता है, इरेशनल। कौन सा आएगा बच्चों, इरेशनल। अगर रेशनल और रेशनल को जोड़ दिया जाए तो सभी के सभी कौन से नंबर आ जाते हैं, रियल आ जाते हैं। तो अगर मैंने बोला कि भाई रियल नंबर में से अगर मैं रेशनल नंबर को हटा दूं,
रियल नंबर में से अगर मैं रेशनल नंबर को हटा दूं तो कौन से बचेंगे? आपका आंसर होगा सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है बच्चों? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको आपको ना अलग से कुछ पढ़ना है, नंबर्स के बारे में आइडिया होगा, आप इजीली क्या करेंगे, इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये सभी वो सेट उन सभी नंबर का सेट होगा जो रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है बच्चों आपसे कि देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज ट्रू और फॉल्स। आप स्टेट करिए, इनको बताइए कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो सही है कि गलत है। अच्छा, अगर वो गलत भी है तो क्यों है, और सही है तो वो क्यों है। जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो। ठीक है, नाउ ये कह रहा है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर द डिसजॉइंट सेट्स। इसने बोल दिया डिसजॉइंट सेट्स हैं, और ये कह रहा है कि ना ये ट्रू है कि फॉल्स है। अच्छा बच्चों, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है अगर दो सेट डिसजॉइंट हैं, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5। कोई भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये होता है कंडीशन। अगर आप देखते हैं इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? आर डिसजॉइंट सेट्स, दैट इज फॉल्स। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स। अच्छा, क्यों है फॉल्स? बिकॉज एलिमेंट 3 is common elements in these two sets, in these two sets। या फिर आप क्या कह सकते हैं, एक और रीजन है। पहला रीजन तो ये दे दिया, दूसरा रीजन आप कहेंगे दो सेट डिसजॉइंट कहलाते हैं अगर उनका इंटरसेक्शन क्या होता है? 5। आप बोलेंगे पहला सेट ए, दूसरा सेट बी, दोनों के बीच में कॉमन क्या नजर आ रहा है मुझे? 3 कॉमन आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 5। ये 5 के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? अब डिसजॉइंट की कंडीशन अगर आपको पता है और आप उसको लिखते हैं तो इसका मतलब है वो डिसजॉइंट होने और ना होने दोनों कंडीशन को क्या करता है? आपको जस्टिफाई कर देता है। सेकंड है ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। अगर ये मेरा ए सेट है कैपिटल ए और ये मेरा कैपिटल बी सेट है, ये कह रहे हैं दोनों डिसजॉइंट है। तो ये डिसजॉइंट सेट तब होते जब दोनों के बीच में कॉमन क्या होता? 5 होता। तो आप बोलेंगे दैट इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी कंडीशन कैसी है आपकी? फॉल्स है। अच्छा, फॉल्स होने की वजह बता दो क्या है? कि आप बोलेंगे सर ए और बी सेट के अंदर जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्मॉल ए आ रहा है। ठीक है, that is not equal to 5 if two sets are disjoint sets, then the intersection of these sets are always 5। clear है? now ये कह रहा है 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 are disjoint sets। अब आप खुद एनालिसिस करो, दोनों सेट्स के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आप बोलेंगे सर दोनों सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? जब कॉमन कुछ भी नहीं है इसका मतलब आप क्या आंसर करेंगे? इन दोनों सेट्स के बीच में, ये मेरा पहला सेट ए मान लीजिए और ये मेरा दूसरा सेट बी मान लीजिए, दोनों के बीच में कॉमन देखो क्या है? अब बोलेंगे दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, 5 है, मतलब दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। क्लियर है? अच्छा, फोर्थ 2, 6, 10, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। स्टिल आप दोनों के बीच में देखते हैं तो दोनों के बीच में ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब दैट आर डिसजॉइंट सेट, इट इज ट्रू। ये कंडीशन कैसी है आपकी? ट्रू है, सत्य है। ठीक है, इट मीन दैट इज क्लियर, जस्टिफाई कर दिया आप लोगों ने। क्लियर बच्चों? तो बड़ा सिंपल था आपका एक्सरसाइज 1.4 बच्चों। बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी इसमें हमने, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़े। ठीक है, चाहे वो यूनियन ऑपरेशन था, चाहे वो आपका इंटरसेक्शन था, चाहे वो आपका सब्ट्रैक्शन था। ठीक है, इन सब चीजों को हमने पढ़ा, अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप भी इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, बाकी का मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।